हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अव्यय की परिभाषा तथा इसके भेद। इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं तथा शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने शब्द की परिभाषा पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम सीधे आपको उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर लेकर जाते हैं कि कहाँ अविकारी या फिर अव्यय शब्द किसे कहते तथा इसके कितने प्रकार हैं। तो हमने पिछले क्लास में जब शब्द की परिभाषा देखी थी, उसी में हमने देखा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी या फिर सव्यय शब्द, दूसरा अविकारी अथवा अव्यय शब्द। यानी कि इन्हें दो नाम से पुकारा जाता है, या तो विकारी या फिर सव्यय, अविकारी या फिर अव्यय। तो हमने विकारी शब्द के संदर्भ में जो इसकी परिभाषा देखी थी, इसके बारे में जो जाना था, तो विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द के बारे में, यानी अव्यय शब्द के बारे में। तो इसके संदर्भ में जो इसकी परिभाषा है वो हम देखेंगे। संक्षेप में उसकी जो भाग है, उसका जो प्रकार है वो देखते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका हम थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। इसके संदर्भ में, अव्यय के संदर्भ में जो हम परिभाषा देख पा रहे हैं वह है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं आता। किनके कारण? लिंग, वचन, कारक, पुरुष। लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन एक वचन या बहुवचन। कारक हम जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो हम पुरुष के बारे में जानते हैं, उनके संदर्भ में, मतलब वो भी बदलने से इनके जो ये शब्द है इनमें बदलाव नहीं आता है। इनके बदलने से भी, इनके कारण से भी कोई विकार, कोई बदलाव नहीं आता है। ये अव्यय कहलाते हैं। और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। और वो कुछ शब्द इस प्रकार हैं: आज, कब, इधर, उधर, किंतु, जब, परंतु, तब, और, अतः, इसलिए, थोड़ा, अचानक आदि। यह ऐसे शब्द हैं जो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय शब्द के कितने प्रकार हैं हमने पहले ही देखा, उसके 4 प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसके संदर्भ में हम जो परिभाषा देख पा रहे हैं वह है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, यानी कार्य की विशेषता को बतलाते हैं, वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहे जाते हैं या कहलाते हैं। तो उसके संदर्भ में जो हम उदाहरण देख रहे हैं वह है आज हवा तेज चल रही है। यहाँ पर अगर हमने तेज को हवा हटाया तो फिर एक साधारण सा वाक्य निकल के आता है, आज हवा चल रही है। लेकिन आज हवा तेज चल रही है, यानी आज की जो क्रिया की जो विशेषता वो क्या है? तेज। और अगर हम तेज शब्द है किसी भी अवस्था में नहीं बदल सकती है, वह वाक्य किसी भी प्रकार का लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार भी अगर बदले तो तेज वर्ड जो है, तेज शब्द जो है वो नहीं बदलता है। तो यह एक उदाहरण है। दूसरा है, हम फिर देख पा रहे हैं कि क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार है। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके संदर्भ में बताया गया है जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, यानी वह कार्य की जो विशेषता बतला रहा है वह शब्द जगह क्या बोध कराता है। जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, नीचे, आसपास,
पर आदि। यह ऐसे शब्द थे जो कि स्थान क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य करते हैं। अगला देखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि अगला जो हमारा है इससे संबंधित जब हमारा उदाहरण बनकर आता है तो कुछ एक दो शब्दों के मैंने उदाहरण स्वरूप बनाए हैं। जैसे एक पहला नीचे, दूसरा बाहर। इन दो शब्दों को लेके मैंने वाक्य बनाया है। इसी तरह सबके बन सकते हैं। जैसे पहला है नीचे, मोहन पेड़ के नीचे खेल रहा है। यह हुआ, यानी नीचे जो अव्यय शब्द है उसका किस तरह प्रयोग हुआ, मोहन पेड़ के नीचे खेल रहा है। दूसरा है सभी बाहर खेल रहे हैं। बाहर एक शब्द है तो बाहर को प्रयोग में करते हुए एक वाक्य बनाए। उसी तरह सबके बन सकते हैं, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, आसपास, पर इत्यादि ऐसे शब्द हैं, अव्यय शब्द, जिनके हम वाक्य में प्रयोग करके लिखते हैं। और यह क्या कार्य करते हैं, तो क्रिया की विशेषता को दिखलाने का कार्य करते हैं। नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, काल यानी कि समय को जो दर्शाता है। तो इसके संदर्भ में हम जो इसकी परिभाषा देख रहे हैं वो है जिन शब्दों से क्रिया या कार्य का होने का समय का पता चलता है। किसका पता चलता है, समय का पता चलता है। जैसे आज, कल, तुरंत, रात भर, नित्य। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, हर बार, कई बार, प्रतिदिन आदि। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो काल का, समय का बोध करा रहे हैं। आज, आज में समय का बोध है। कल, कल भी समय का बोध बता रहे हैं। तुरंत, तुरंत यानी तत्काल, अभी, तो वो भी समय का बोध करा रहा है। रात भर, ये पूरी रात का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है। तो इसी तरह सभी जो शब्द हैं वो किसका बोध करा रहे हैं, किसकी जानकारी दे रहे हैं, समय का। तो इसके संदर्भ में एक शब्द को लेके उदाहरण बनाया गया है। मोहन दिन भर पढ़ता है। तो दिन भर किसका बोध करा रहा है, समय का। उसी तरह हम सभी शब्दों को लेके हम एक एक उदाहरण के रूप में एक एक वाक्य बना सकते हैं। नंबर 3 जो है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, जिसका वजन किया जा सके। तो इसके संदर्भ में कुछ इस तरह इसकी परिभाषा दी गई है। जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण यानी कि नापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है या प्रकट होता है। जैसे बहुत, अति, जरा, थोड़ा, कुछ, बस, कम, इतना, उतना, ठीक, अचानक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा आदि ऐसे शब्द हैं जिनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। और ये किसका कार्य करते हैं, तो परिमाण का, यानी कि नापतोल का काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बहुत हो गया, अति, अति यानी बहुत ज़्यादा, तो बोलते हैं अति है यह। जरा, जिसे हम थोड़ा, वो भी वजन के जगह पे हम बोलते हैं, किसी नापतोल के जगह पे बोलते हैं। थोड़ा, कुछ, बस, कम, इतना, उतना, ठीक, अचानक। तो ऐसे ये शब्द हैं जिनको हम परिमाण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चलता है, यानी कि यह क्रिया को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। जैसे यह एक उदाहरण वाला जैसे है, और ये उदाहरण में भी आता है जैसे, वैसे, तैसे, मानो, धीरे धीरे, अचानक, इसलिए, तब, सा, तो, जी, यथासंभव, अवश्य आदि। यानी ये जितने शब्द हैं अकेले रहते हैं। अकेले मतलब वाक्य में अकेले रहते हैं। तो जैसे मैंने कुछ शब्द लेके वाक्य को बनाया है। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूँ,
ये धीरे धीरे जो है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम करते हैं। अगर मैंने धीरे धीरे वर्ड को हटा दिया तो ये क्या एक साधारण वाक्य बनेगा, मैं चलता हूँ। लेकिन मैं कैसे चलता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ। यहाँ क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे चलना। अगला है मोहन अचानक आ गया। अगर मैं अचानक को हटा देती हूँ तो एक साधारण सा वाक्य बनता है, कौन सा, मोहन आ गया। लेकिन अगर वाक्य में अचानक वर्ड है तो मोहन आया, लेकिन कैसे आया, अचानक आया। यानी क्रिया की विशेषता क्या है, अचानक। और ये जो अचानक है ये भी क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा है। अगला है, हमने जो अव्यय शब्द को देखा उसमें क्रिया विशेषण अव्यय है तो वो तो खत्म हो गया। अब टॉपिक नंबर 2 है संबंध बोधक अव्यय। इसके संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है वह है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखलाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये कुछ उसकी परिभाषा दी गई है। फिर से आप देख पा रहे होंगे इसकी परिभाषा। जो अव्यय यानी जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उन 5 में से किसी भी प्रकार का संज्ञा आएगा और वह संज्ञा आकर, संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, भर, तक, बिना, आगे, सामने, पहले, बाद, जगह पर, समेत, सहित, लगभग, मात्र, अपेक्षा, कारण, परेशानी, सहारे, बिना, चलते आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में लगते हैं और लगकर वाक्य को पूरा करते हैं। ये याद रखेंगे। ये क्रिया की विशेषता को नहीं बताते हैं, ये लग के वाक्य को पूरा करते हैं। और कब लगते हैं, संज्ञा के बाद। लेकिन यहाँ पे सिर्फ संज्ञा हम नहीं कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वह वाक्य को पूरा करते हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ इन शब्दों को लेकर जो इसका उदाहरण बनाया गया है वह है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पे देखिए बिना एक वर्ड है ना, तो उसको लेके बनाया गया है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अगर मैंने बिना वर्ड को अगर हटा दिया तो क्या यह वाक्य पूरा होगा, मनुष्य पानी के जीवित नहीं रह सकता, नहीं बनेगा, ये वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे जो एक वर्ड जो लिया है बिना, उसको लेना ही पड़ेगा। इसको लेने के बाद ही वाक्य पूरा होता है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि यह जो बिना वर्ड है वह वाक्य में लग के इस वाक्य को पूरा कर रहा है। याद रखिए। इसी तरह से आप कोशिश कीजिए सभी शब्दों को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाने का, तब आपको पूरा क्लियर से समझ में आएगा। मैं तुम्हारे कारण मुसीबत में पड़ा, यहाँ दूसरा शब्द है कारण। आप देखोगे यहाँ भी उदाहरण स्वरूप दिया गया है कारण। तो यह जो कारण है यह ऐसा अव्यय शब्द है जो वाक्य में लग के वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। जैसे अगर मैंने कारण वर्ड को हटा दिया तो हमारा वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, मैं तुम्हारे मुसीबत में पड़ा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे हमारा जो वाक्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन कारण अगर लगाया तो यहाँ पे होगा, मैं तुम्हारे कारण मुसीबत में पड़ा। तो ये हमारा हो गया टॉपिक नंबर 2, यानी कि हमने क्रिया विशेषण अव्यय को देखा। दूसरा देखा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा देख रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि अव्यय शब्द का तीसरा भाग है। समुच्चय बोधक अव्यय के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है वो है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो है
वो दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है दो वाक्यों को जोड़ के। फिर ये देखिए, सीता गा रही है और राधा नाच रही है। इसमें जो आपका वाक्य बना है वो दो वाक्य है। तो दो वाक्य जो है वो कौन से अव्यय शब्द के साथ जुड़े हुए हैं? और ये जो अव्यय शब्द है इसके साथ दो वाक्य जुड़ रहे हैं। तो दो शब्दों को भी हम जोड़ सकते हैं। सीता और गीता दोनों बहनें हैं, यानी और वर्ड तो आएगा ही। यहाँ पे दो शब्द जुड़ रहे हैं और यहाँ पे दो वाक्य जुड़ रहे हैं। आप याद रखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से दो वाक्य भी जुड़ते हैं और दो शब्द भी जुड़ते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, मीठा बोले पर झूठ ना बोले। यहाँ पे देखिए आपने पर का यूज किया है ना, तो उसको लेकर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, उसको लेके मैंने एक यहाँ पे उदाहरण बनाया है, मीठा बोले पर झूठ ना बोले। तो इसको लेके एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय के संदर्भ में दिया गया है। सीता आई लेकिन मुझसे नहीं मिली। यहाँ पे लेकिन लेकर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। सीता आई एक वाक्य है, मुझसे नहीं मिली ये दूसरी वाक्य है। अगर मैंने इसको हटा भी दिया तो इसके कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दो वाक्य ऑलरेडी हैं। सीता आई ये पहला वाक्य है, मुझसे नहीं मिली ये दूसरा वाक्य। अपने आप में मुक्त रूप से एक वाक्य का काम कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अव्यय शब्द है वो क्या कर रहा है? तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय तीन प्रकार के होते हैं, इनके भी प्रकार हैं। कैसा प्रकार है? पहला, संयोजक। जो अव्यय दो अथवा अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे वह कौन से अव्यय शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या तो फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं? वो है और, व, एवं, तथा आदि। ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को भी और दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ने का काम करते हैं, याद रखेंगे। इसको कुछ शब्दों को लेके जो इसके उदाहरण बनाए गए हैं वो है, सीता और गीता दोनों बहनें हैं। दूसरा है, जय व विजय दोनों लड़के हैं। व का अर्थ भी और होता है, ये समानार्थी शब्द है। दूसरा जो है वो है विभाजक। विभाजक का यहाँ परिभाषा दिया गया है, जो अव्यय दो अथवा अधिक वस्तुओं में किसी एक का त्याग या ग्रहण बताते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे या, वा, नहीं तो, ताकि, क्योंकि, इसलिए, अगर, मगर, किंतु, परंतु ऐसे शब्द हैं जो कि क्या करते हैं? विभाजक का कार्य करवाते हैं। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे, करो या मरो। यहाँ पे दिया गया है कि करो या मरो। तो या जो है वो विभाज का बांटने का काम कर रहा है, करो या मरो। दूसरा, हिंदी व अंग्रेजी, ये भी विभाजक का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, हिंदी या अंग्रेजी। हमारा तीसरा जो है वह है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक जो अव्यय विकल्प का बोध कराते हैं। जैसे विकल्प यानी जिसको हम इंग्लिश में ऑप्शनल भी कहते हैं। तो जो ऑप्शनल का काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं अथवा, जिसको हम और बोलते हैं, अन्यथा, न कि, जिसको हम नहीं की बोलते हैं, या, अन्यथा आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो ऑप्शनल का काम करते हैं। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होता है ऑप्शनल के रूप में, लेकिन हिंदी में ये ऐसे शब्द हैं जो कि विकल्प का काम करते हैं, ऑप्शनल का काम करते हैं। अगला है हमारा, अगला हम देखेंगे जो हमारा सबसे लास्ट और फोर्थ हमारा जो भाग है
अव्यय शब्द का, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह बहुत ही आसान है जानने, समझने और लिखने में। इसके संदर्भ में जो परिभाषा निकल के आया है वो है, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो या फिर भाव का प्रकट होता है तथा उनका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता, जैसे वाह, अच्छा, हाय, काश, त्राही त्राही, छी, अरे, ठीक, क्या। तो ये ऐसे शब्द है। पहले मैं आपको इस वाक्य को पूरी तरह से समझाती हूँ। कहने का मतलब है, आप विस्मयादि बोधक के संदर्भ में इतना जान लीजिए कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो मन के हर्ष को, खुशी को, शोक को, दुख को और घृणा यानी घिन को दिखाने का, अपने मन के भाव को प्रकट करने का काम करते हैं। इसमें वाक्य का कहीं कोई, इसको अगर हटा दिया तो वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। लेकिन इनका काम सिर्फ अपने मन के भाव को प्रकट करना होता है। जैसे आप देखोगे, कुछ शब्दों को लेके मैंने बनाया है। वाह मेरा मोबाइल, वाह मेरा मोबाइल यहाँ पे हर्ष यानी खुशी को प्रकट कर रहा है। अगर मैंने इस वाह शब्द को हटा दिया तो भी एक वाक्य का काम कर रहा है। मेरा मोबाइल एक जानकारी है, लेकिन वाह लगाया तो ये खुशी को, हर्ष को प्रकट कर रहा है। दूसरा है हाय वह चल बसा। हाय ये किसको प्रकट कर रहा है? तो शोक को, दुख को प्रकट कर रहा है। हाय वह चल बसा। तो एक चीज़ हम याद रखेंगे कि हम मन के भाव को जब लिखेंगे तो उसके साथ जो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है वो अनिवार्य होता है, जो कि हमारे मन के भाव को दर्शाता है। तो ऐसे कुछ और भी शब्द बन सकते हैं जो हमारे हर्ष के काम में, शोक के काम में, घृणा के काम में। जैसे घृणा का जब वाक्य आएगा तो छी का प्रयोग करते हैं हम। छी कितना गंदा घर है, या फिर छी कितना गंदा नाला है, जहाँ पे हम अपना घृणा का बोध कर सकते हैं। शोक में तो हाय का प्रयोग करेंगे, उफ का प्रयोग करेंगे। शोक में तो उसके बाद हर्ष में वाह, अच्छा, ये बहुत से ऐसे हैं शब्द हैं, लेकिन उनके साथ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूरी है, याद रखेंगे। तो आज के आपके इस वीडियो के माध्यम से जो आपको प्रश्न मिल रहा है वो है, आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसे आपको पूरा करना है। आपका ये जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमने पिछले लेसन में जो किया रीढ़ की हड्डी, तो उसी रीढ़ की हड्डी के लेसन से जो आपको ये प्रश्न मिल रहा है, पेज नंबर आप देखोगे 41 में आपको दिया गया है। तो आपको उसी लेसन को पढ़कर, पहले हम इसको प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए, यानी कि आपको पृष्ठ में आपको उस अध्याय में ढूंढना नहीं है, इस वाक्य में ही जो वाक्य दिए गए हैं ये वाक्य है, ये वाक्य है, इन्हीं वाक्यों में आपको ढूंढना है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयव को रेखांकित कीजिए यानी अंडरलाइन कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए, उनके भेद के साथ लिखिए। सबसे पहले एक मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। गाय को घर के सामने खूंटे से बांध दिया। तो आप आइडिया लगाइए और सोचिए कि इसमें से कौन सा यहाँ अव्यय शब्द है। तो एक मैं सिर्फ आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगी। के सामने ये जो है ये अव्यय शब्द है और आपको अव्यय का भेद लिखना है। तो के सामने किसका यह प्रकार है? तो संबंध बोधक अव्यय है यह। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा संबंध बोधक अव्यय, पूरा लिखना है आपको, याद रखेंगे। तो उसी तरह आपको ये दूसरा करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां करना है। इसके अलावे भी आपको करने हैं। ये पाठ में प्रयुक्त, आपको यहाँ से आपको लेसन पढ़ना होगा। जो पाठ है, पाठ में से ढूंढना है आपको। क्रिया विशेषण अव्यय के लिए आपको वाक्य बनाकर लिखना है। आपको पाठ में अव्यय शब्द मिलेंगे, क्रिया विशेषण मिलेंगे, संबंध सूचक मिलेंगे,
विस्मयादि बोधक मिलेंगे, समुच्चय बोधक मिलेंगे। तो आपको वहाँ से वर्ड वो निकालना है और आपको वाक्य बनाना है। आपको क्रिया विशेषण के 2 वर्ड ढूंढने हैं, संबंध सूचक के 2 वर्ड ढूंढने हैं, फिर वाक्य को बनाना है। याद रखिएगा, समुच्चय बोधक के 2 वर्ड ढूंढने हैं, वाक्य को बनाना है। विस्मयादि बोधक के भी 2 वर्ड ढूंढने हैं और वाक्य को बनाना है। और ये भी आपका है, ये भी आपको बनाना है। नीचे आकृति में दिए हुए अव्ययों को भेद पहचान कर, यानी ये जितने भी अव्यय शब्द हैं उनको आपको भेद को पहचानना है और पहचानने के बाद उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी कि आपको पहचानना भी है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इस लेसन को और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ें, समझें और इसका होमवर्क करें, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर अगले चैप्टर में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।